नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के फर्स्ट पेपर की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है। तो सबसे पहले थे बालाजी विश्वनाथ, फोर्थ नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उसके बाद थे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नारायण राव और उसके बाद रघुनाथ राव। देखो यहाँ पर हमने ये लिस्ट दी हुई है जिसमें मराठा साम्राज्य के छत्रपति शासक और जो पेशवा हैं उनका क्रम दिया हुआ है, उनके नाम दिए हुए हैं। आप यहाँ से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, जो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। तो सबसे पहले हेमंत सेन, तीसरा नंबर देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही जाएगा। फिर उसके बाद विजय सेन, उसके बाद बल्लाल सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिस्ट दी हुई है। सेन शासकों से पहले बंगाल में पाल वंश के शासकों का शासन था। तो ये पाल वंश के शासक हैं जिनके नाम और क्रम दिए हुए हैं। उसके बाद ये सेन वंश के शासकों का नाम और क्रम है। आप यहाँ से इन्हें एक बार जरूर देख कर जाएं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाने खाने की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन है ये उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई, जो कि गलत है। ये नियुक्ति के समय ही दी गई थी, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी केवल एक। बैरम खां के बारे में आप जानते हैं, ये अकबर के जो फादर था हुमायूं, उसके साथ भी ये रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में पूछा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, फिर उसके बाद उससे कम किसकी है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है पूरे भारत में वो उत्तर प्रदेश राज्य की है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, जो इस लिस्ट में तो है नहीं। फिर थर्ड नंबर पर बिहार आता है जो है तो 3-1। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है 314 ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा लास्ट। और फिर ये आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 के प्रीलिम्स का, तो 2011 का सेंसस भी आप देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और इसे हमें मेल करना है। पहला है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है, ए का थर्ड। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, बी का पहला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। फिर सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा दूसरा। तो ये ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो ये भी लिस्ट हमने यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी संस्था कब स्टेबलाइज हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, देखो इसका अभी आपको PDF मिल जाएगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फ्री बता देता हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो प्रारंभ हुई थी वो 2000 में हुई थी, वर्ष 2000। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 और वाल्मीकि अम्बेडकर योजना 2001। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहला आएगा थर्ड, फिर उसके बाद 2, थर्ड 2, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तरफ अर्थशास्त्र लेखक हैं, पुस्तक हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। सी में लिखा हुआ पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, कम नहीं होती है, ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पर सभी संसाधन मिलेंगे तो वहाँ प्रजातियों की संख्या ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक तरफ जीव मंडल रिजर्व दिए हुए हैं और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। सिमलीपाल, आपको पता है सिमलीपाल कहाँ है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्त्यमलाई केरल में है और मानस असम में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर हमने 18 रिजर्व की सूची दी हुई है, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18 उनकी यहाँ पर सूची दी गई है। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कि नीलगिरी सबसे पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। पहला दिया है। दूसरा दिया है विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम के पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इसे आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, या निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, जो सा सही है वो बताना है। पहला है जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। और इसका दूसरा ऑप्शन है इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया था जैसे कि मार्लो मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था, आपको पता होगा। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में हुई थी, मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी गठन 1927 में हुआ। ये 1927 में नहीं हुआ था, ये 1928 में हुआ था, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो ये सही है, पहला गलत है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है। देखो ये जो संस्थाएं दी हुई हैं ये सब कांग्रेस के स्टेबलाइज होने से पहले की संस्थाएं हैं। इसकी भी यहाँ पर हमने ये लिस्ट दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कांग्रेस से पहले की कौन कौन सी संस्थाएं थी। यहाँ मैं बता देता हूँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो 1866 में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1870 में। इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1872 और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम क्रम से ही दिए हुए हैं। 66 के बाद 70 आता है, फिर 70 के बाद 72, 76, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। देखो, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में, और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन हुआ था जनवरी 1946 में। तो ये कब का है शाही भारतीय नौसेना अधिनियम? ये फरवरी का है, फरवरी का। फिर मार्च के बाद है फिर सितंबर, फिर है जनवरी। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन 18। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। देशमुख आप जानते हैं कि जो मराठा साम्राज्य था उस समय, तो देशमुख जमींदार या सरदारों को कहा जाता था। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंती बने रहना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन को आप पढ़ लेना, देख लेना एक बार। प्रवाल विरंजन हुआ था, प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के संदर्भ में है कि अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वह राहुल बासु से ली गई है। बिल्कुल सही है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी नियुक्ति की, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया है ए, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, ये भी सही है। तीसरा है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये सही नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति है, डी भी सही है।
तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो भैया भारतीय संविधान में कोई भी अगर अमेंडमेंट लाना है, रेजुलेशन पेश करना है, तो या तो लोकसभा या राज्यसभा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? लोकसभा पहला दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। यह इनके लिए निर्वाचन नहीं करवाता क्योंकि ये नियुक्त होते हैं। दूसरा है नगर पालिकाओं नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके लिए निर्वाचन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा है उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। जब ऊपर कोई ये चुनाव करवाता ही नहीं, निर्वाचन करवाता ही नहीं, तो उसके विवाद और संदेह का ये निर्णय कैसे करेगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जी.वी. के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन सही है, दंतेवाला समिति ग्रामीण ऋण सही है, संथानम समिति पंचायती राज वित्त ये सही नहीं है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं ये सही है। तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कथन और कारण दिया गया है। कथन में है सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, और कारण दिया गया है बाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। देखो इसका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया है इकोक्लाइन। इकोक्लाइन संक्रमण क्षेत्र को बताता है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन समुद्र में तापमान बताता है, यानी कि गहरे समुद्र का तापमान बताता है। गहरे समुद्र में तापमान, गहरे समुद्र में जो तापमान का तेजी से घटना बताता है थर्मोक्लाइन, ठीक है। और हेलोक्लाइन बताता है लवणता, ये भी इससे संबंधित नहीं है, ये बताता है लवणता के बारे में, समुद्र की लवणता के बारे में बताता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा पाइनोक्लाइन। तो बी इज़ द राइट आंसर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। पौधारोपणशाला। पौधारोपणशाला की जो अवधारणा है वो अवधारणा दी थी सीओ सावर ने एक थर्ड। क्रायोफाइट स्टेपी ये मिलता है आपको टुंड्रा प्रदेशों में। विश्व के पुष्पीय क्षेत्र की अवधारणा एडोल्फ हेंगलर ने दी थी। और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में मिलते हैं। तो डी का 1, ए का 3, बी इज द राइट आंसर। 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एल्युमिनियम संयंत्र दिए हुए हैं, राज्य दिए हुए हैं कि कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है? अलुपुरम अलवाय ये एल्युमिनियम संयंत्र है, नालको का हिस्सा है, बिल्कुल सही है, ये केरल में है। बेलगावी ये भी केरल में है। मुरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में है। मुरी कहाँ है? ये झारखंड में है मुरी, ठीक है। और हीराकुंड भी सही है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें नेशनल पार्क के बारे में पूछा है आपसे, कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ठीक है। तो राजाजी उत्तराखंड में सही है, बांदीपुर कर्नाटक में सही है, सिमलीपाल उड़ीसा में सही है, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कथन और कारण दिया गया, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये कारण में बताया, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ कोयला भंडार है, एक तरफ राज्य है। तो हुतर जो कोयला भंडार है वह मिलेगा आपको झारखंड में। हुतर कहाँ है? झारखंड में। इव नदी आपको मिलेगा उड़ीसा में। तातापानी रामकोला मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में।
और उमरिया मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो डी का 1 है और ए का 4, ए का 4, डी का 1। तो ये यहाँ से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक तरफ नहरें हैं, दूसरी तरफ नदियाँ, आपको सुमेलित करना है। ऊपरी बारी दोआब नहर ये रावी से संबंधित है। सरिंद नहर सतलुज, गुड़गांव हरियाणा वाली यमुना नहर, और इंदिरा गांधी नहर सतलुज रावी। तो ए का 4, बाकी 1 2 3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित युग्मों फसल विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा नहीं है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, सही है। फिर है चावल उत्पादन में बिहार का योगदान। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान, ये गलत है। बाकी ये सही है, सी भी और डी भी सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कपास फसलों के संदर्भ में पूछा गया है। पहला दिया है कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक जो वर्षा है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन में है लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। कारण लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। वैसे दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। एक तरफ शहर का नाम है, दूसरी तरफ योजना बनाए जाने की अवधि है। तो पहला दिया है कांचीपुरम। कांचीपुरम वही पल्लवों के समय का है, मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ये प्राचीन काल का शहर है। तो ए का चौथा आ जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र मिलान करना है। आम्रवर्षा, आम्रवर्षा जो होती है वो तटीय कर्नाटक क्षेत्र में होती है। फूलों वाली बौछार, फूलों वाली बौछार होती है केरल में। काल बैसाखी, माता काली के बारे में ज़्यादातर आपको बंगाल में देखने मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल। लू के बारे में आप जानते ही हैं, पंजाब से बिहार तक, यूपी भी बीच में आता है इसमें, जहाँ लू चलती है। तो डी का पहला, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एक तरफ राजधानी देश, नायपीडिया म्यांमार की राजधानी, बिल्कुल सही है। खार्तूम इथोपिया की राजधानी नहीं है। खार्तूम जो राजधानी है वो है सूडान की। किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है, अफ्रीकी देश है। और इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा राजधानी है इथोपिया की। मतलब बी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत हैं, बिल्कुल सही है। सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। एक तरफ दर्रे हैं, एक तरफ ऊंचाई दी गई है। तो देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है 5360 मीटर है, ए का पहला। रोहतांग दर्रा की जो ऊंचाई है वो 3978 मीटर है। तो ए का पहला, बी का तीसरा, ए का पहला, बी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये 3 जो दर्रे हैं, देवसा, रोहतांग, बारानाचा, ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी बनिहाल दर्रा ये जे.एंड.के में है, ये जे.एंड.के में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कारण और कथन दिया हुआ है कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। कारण है जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। तो वैसे तो दोनों सही हैं, लेकिन जूट खाली भारत का ही पौधा है ऐसा नहीं है, ये बांग्लादेश का भी है, स्थानीय पौधा माना गया है बांग्लादेश का। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में एक तरफ निबंध कार्ड दिए, एक तरफ निबंध दिए हैं, यहाँ सुमेलित करना है।
तो एक तरफ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है देवड़ भट्ट हेमाद्री माधवाचार्य बल्लाल सेन। तो यहाँ पर बल्लाल सेन आप देख रहे होंगे, बल्लाल सेन ने एक ग्रंथ लिखा था दान सागर। तो डी का पहला ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ भी कथन और कारण दिया गया है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही बात है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट संपन्न किया है। और दूसरा दिया है ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। और पहला कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ग्लोबल साउथ ये विकसित देशों से नहीं है, ये विकासशील देशों से संबंधित है। कैसे देशों से संबंधित है? विकासशील देशों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? देखो आईपीसीसी जो है ये पूर्व औद्योगिक स्तर जो हैं उन पर 1.5 डिग्री से मतलब 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक निरंतर कटौती की आवश्यकता पर बल देता है। कौन सी कटौती? निरंतर, सीमित कटौती नहीं। तो दूसरा इसका सही है और पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? पहला है काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। और दूसरा है किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। देखो दूसरा गलत है क्योंकि ये कुल उत्पादन को नहीं बताता, तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये कुल उत्पादन को नहीं बताता। जबकि प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा को बताता है, जिसे प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में मापा जाता है। तो पहला सही है, पहला सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर के बारे में क्वेश्चन है। पहला, यह स्थिर रही है। स्थिर रहने का मतलब नहीं है भैया, स्थिर नहीं रही है। दूसरा, ये घट गई, हाँ बिल्कुल गिरावट आ गई है। तो 2 सही है और 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है OPHI और UNDP। तीसरा और चौथा, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, कथन और कारण दिया हुआ है। सतत विकास की अवधारणा, ये कथन में है कि सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। सही बात है। देखो ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 1987 में, कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है। और कारण में दिया गया है ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। विकास की सीमाएं देखो इधर इंग्लिश में दिया है द लिमिट ऑफ ग्रोथ, ये विकास की सीमाओं के रूप में नहीं जाना जाता। तो दूसरा जो कारण है वो इसका गलत है। तो ए सही, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं यहाँ पर बता दूं ब्रेटलैंड रिपोर्ट को जो कहा गया है या जिस रूप में माना जाता है उसे कहा गया है हमारा साझा भविष्य, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर। इसे क्या कहा गया है? आवर कॉमन फ्यूचर। जबकि जो विकास की सीमाएं हैं द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ है वो एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसकी है? वो रोम क्लब की है, 1972 में आई थी ये। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। पहला है विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल। थायराइड दिवस 25 मई। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। मई से पहले तो अप्रैल ही आता है ना, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है
53, एक तरफ व्यक्ति एक तरफ उनके कारण दिए हैं, मिलान करना है। पहला है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं ये, तो ए का थर्ड। और दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं, बी का पहला। ए का थर्ड और बी का पहला, तो बी इज़ द राइट आंसर, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में वर्ष 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। सही बात है, करेक्ट है ये। कारण है भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, R21 मैट्रिक्स MTM क्या है? तो एक वैक्सीन है ये मलेरिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? मलेरिया के। लेकिन इसे बनाया किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया ये मलेरिया के खिलाफ एक वैक्सीन, एक टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने, देखो एक करंट का क्वेश्चन है 2024 का, उस समय का। तो 2024 में जो कांस फिल्म फेस्टिवल था उसमें पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, तो अनसुईया सेन गुप्ता, इन्हें मिला था द सेमलेस फिल्म के लिए, सेमलेस। तो बी ऑप्शन इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 57, रुद्र M सेकंड मिसाइल के संदर्भ में है कि पहला दिया है इसमें, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। देखो ये हवा से हवा में नहीं, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा दिया इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में नहीं किया गया था, उड़ीसा में किया था DRDO ने, उड़ीसा में, तो दूसरा भी गलत है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना तो एक नहीं दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ये उस समय के जो नवनिर्वाचित हेड ऑफ स्टेट बने हैं, मतलब उन देशों के जो मुखिया बने हैं उनके नाम हैं और ये देशों के नाम है। इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित युग्मों को जिनमें दक्कन ट्रैप विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। तो पहला दिया है मध्य ट्रैप की मोटाई, ये बिल्कुल सही है। तीसरा सही है और डी भी सही है। जबकि बी में दिया है सागरीय पादपों जंतुओं के अवशेष, इसमें जो है ताजे पानी के जीवों के जीवाश्म होते हैं, कि सागरीय की जगह ताजे पानी होना चाहिए था, ताजे पानी के। तो बी इज़ नॉट करेक्ट, तो बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कथन दिया, कारण दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। देखो ये पूर्वी नहीं है, ये पछुआ है। कौन सी है? पछुआ। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत है ही। कारण जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ ये सही है, लेकिन स्थानीय और वायुमंडल के आधार पर ये भिन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी सही है। तो ए गलत, आर सी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, एक तरफ माउंटेन दिए हुए हैं, एक तरफ कंट्री, तो स्पेन और फ्रांस में आपको पता है कौन सा है? प्रेनीज है। स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स है, बुल्गारिया में बाल्कन, इटली एपेनाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? स्थलीय निवासी कहलाते हैं। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है पिप्टल जोड़ होता है। देखो सैडल जोड़ के बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। सैडल जोड़ जहाँ अंगूठे जैसी आकृति होती है, अंगूठे जैसे अंग होते हैं, अंगूठे जैसे, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? सैडल जोड़। बॉल एवं सॉकेट जोड़ होता है, ये कूल्हे में पाया जाता है, कूल्हा, और कंधे में पाया जाता है। फिर है हिंज जोड़। हिंज जोड़ मिलेगा आपको घुटने में और कोहनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहा जाता है उन्हें, क्योंकि रोगाणु में ही प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया आ जाते हैं, जबकि आर्किया जो है सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो दूध इमल्सल का उदाहरण है। किसका?
इमल्सन। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। CPR से तात्पर्य कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। इसका प्रयोग जब होता है जब हृदय की धड़कन या सांस रुक जाती है। इसमें जो है कृत्रिम आर्टिफिशियल श्वसन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 68, वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाती है? उसे कहते हैं पल्मोनरी सिरा या फुसफुसीय सिरा, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में ले जाती है। बाएं आलिंद हृदय के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार है किससे संबंधित है? पैनक्रियाज अग्नाशय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है, तो वो कौन सा है? SARS-CoV-2, ये कोविड का नया वेरिएंट था। 71 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया है बांध की लंबाई, तो बांध की लंबाई यहाँ दी है 8 to 5.8 मीटर, जबकि इसकी जो वास्तविक लंबाई है वो है 715 मीटर। कितनी लंबाई है? 715 मीटर। तो पहला ऑप्शन गलत है, बाकी दूसरा सही है, बी सही है, सी सही है, और फोर्थ भी इसका गलत ही है क्योंकि ये 57,500 हेक्टेयर सिंचाई करता है, जो कि दिए गए आंकड़ों से बहुत कम है। तो आयोग ने इसका जो सही आंसर है वो ए माना है, हालांकि इसका डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। USA, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अधिकतम है, क्योंकि भारत का भौगोलिक क्षेत्र कृषि वाला कितना है? 53% है। दूसरा है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलों उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, एक तरफ प्रयाग हैं और एक तरफ नदियों का संगम। देखो उत्तराखंड राज्य के ये कुछ प्रयाग हैं, वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे प्रयाग हैं लेकिन पंच प्रयाग फेमस हैं, उनमें से कुछ प्रयाग दिए हुए हैं। तो पहला है देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर और टेहरी में भागीरथी विलंगना, जिसे हम जो है गणेश प्रयाग भी कहते हैं। तो डी का तीसरा, सी का पहला, डी का तीसरा और सी का पहला, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? समुद्री जलवायु है, जो अटलांटिक महासागर से प्रभावित है। और दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। ये भी सही है, क्योंकि 40 से 60 अक्षांश नॉर्थ में स्थित है। और यहाँ पर कौन सी पवनें चलती हैं? यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं, जो साल भर वर्षा में योगदान देती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले पश्चिम में कौन सा मिलेगा? हमें मिलेगा पोंटिक। पोंटिक आपको पता है ये तुर्की और काला सागर के बीच में, ठीक है। उसके बाद जाग्रोस मिलेगा। जाग्रोस कहाँ है? ईरान से इराक तक है। तो दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसके बाद फिर हिंदू कुश है, उसके बाद कराकोरम है। कराकोरम तो यही पड़ता है ऊपर भारत चीन पाक के पास में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित युग्म नदी और उसकी प्रवाह दिशा में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आमूर नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है, बिल्कुल सही है। चीन और रूस की प्राकृतिक सीमा बनाती है। सिर दरिया उत्तर पश्चिम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में बहती है, सही है। अंगारा उत्तर की ओर बहती है, बिल्कुल सही है, बैकाल झील से निकलती है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम की तरफ नहीं बहती, दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है, और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तो डी इसका जो है सही मेल नहीं खा रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित युग्म देश तेल क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ईरान हफ्तकेल, हफ्तकेल तेल क्षेत्र है, ये ईरान में है, ये बिल्कुल सही है। सऊदी अरब में धारन है, इराक में जुबैर है, लेकिन कुवैत में कासगन नहीं है।
ये कासगन कहाँ है? ये कजाकिस्तान में है। कहाँ है ये? कजाकिस्तान में है ये, कजाकिस्तान। तो ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, ये भी सही है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ये करंट का क्वेश्चन है पिछले साल का। अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ था। देखो, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नहीं हुआ था, ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ था और ये बीएसएफ ने किया था। तो ऑप्शन केवल 2 वाला सही है जो ए में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मतलब अंतरिक्ष वाहनों की प्रारंभिक जो वायु गति के डिजाइन है उसकी सुविधा प्रदान करता है। तो दोनों सही हैं। तो 81 का डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, कथन दिया है, कारण दिया है। कथन में कहा गया है अप्रैल 2024, ये भी करंट का है। अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की, बिल्कुल की। और टोटल कितनी देनी है? 1375 मिसाइल देनी है, पहला बैच दे दिया है। दूसरा, मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। ये 490 नहीं है, ये 290 है। अब 450 कर दी गई है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ये भी करंट का है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में बताना है। तो 8 मार्च को इसका उद्घाटन गया था, ये 8 मार्च को इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, ये 8 मई था। तो पहला ऑप्शन गलत है। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा, ये भी गलत है क्योंकि इसे जापान द्वारा विकसित किया जाएगा। तो दोनों ऑप्शन इसके गलत। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 84, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मैट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष के तक ऑस्ट्रेलिया में रहने की पेशकश की जाएगी। दोनों सही हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भी करंट का है। पहला इसमें गलत है क्योंकि जो है ये 25 नहीं है, 20 मई से 24 मई के बीच हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो दूसरा कौन से में सही है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86, पिरुल पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है ये जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है, हाँ सही है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की, दोनों सही है, डी ऑप्शन था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये गलत है। नई दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया था, ये किया गया था कहाँ? काठमांडू में। काठमांडू। अभी आप देख लेना जैन जी ने जो किया है नेपाल में, उसके बारे में थोड़ा देख लेना, कौन वहाँ प्राइम मिनिस्टर बना है, कौन प्रेसिडेंट बना है। और नेक्स्ट है दूसरा वाला, यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था, ये सही है। तो जहाँ दूसरा दिया है वही सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल सही है। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाला, ये गलत है। जाक्सा रोवर को देखेगा और इसरो लैंडर, ये उल्टा दिया हुआ। तो दूसरा इसमें सही नहीं है, पहला सही है। तो पहला कौन से में सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89,
शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए थे, ये सही है। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, FL बाई 91 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है, बिल्कुल सही है। करंट का क्वेश्चन है, इसकी उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू हुई थी वो नवंबर 2016 में हुई थी और ये डेट थी यहाँ पर 20 नवंबर। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, जब बलिया से शुरू किया गया था। इसे याद होगा आपको। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? आय का यूज किया जाता है, शिक्षा का, पर्यावरण की स्थिति नहीं की जाती और संभावित आयु का। तो 1 2 4 सी इज़ द राइट आंसर। देखो यहाँ पर भी ये सब योजनाएं आ गई हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, अभी ये ऊपर भी था इसका आंसर, कब शुरू हुआ? 2014। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 2017। तो 14, 15, 16, 17, 1 2 3 4 1 2 3 4 कौन से? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या डैश में बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है? ये बढ़ती है ज्यामितीय आधार पर, जबकि कृषि उत्पादन या फूड प्रोडक्शन जो बढ़ता है वो बढ़ता है अर्थमेटिक आधार पर, यानी कि ज्यामिति 2 4 6 और जो अंक गणितीय है वो कैसे 1 2 3 4। अर्थमेटिक का इस तरीके से बढ़ेगी 1 2 3 4, वो बढ़ेगी कैसे? जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ेगी आपकी ज्योमेट्रिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई? ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे, एज्यूम कर लेंगे तो अच्छे से बता पाएंगे। जैसे खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना, कमी क्यों करेंगे भाई? ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, कर क्यों बढ़ाएंगे? तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है। ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम कर सकते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये है आपकी 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक। फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 20 रुपये और अटल पेंशन हितधारी के अनुसार। तो डी का पहला यही है और कहीं है ही नहीं, तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। कथन और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। फिर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने विकास की पर्याप्त माप पूरी कर ली है। क्यों? क्योंकि विकास के लिए और भी संकेतक हैं, जैसे कि सामाजिक समानता होती है, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा आदि होती है। तो इस प्रकार से सारे संकेतों को देखा जाता है, तभी पता चलता है कि वास्तव में वृद्धि हुई है नहीं हुई है। तो 97 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? देखो, आपको पता होना चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो 17 हैं, 17 हैं, जो 2030 तक पूरे करने हैं। और लक्ष्य 4 में शिक्षा की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है। हालांकि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा गोल किससे संबंधित है। यहाँ पर जो गोल है वो 4 की बात हो रही है, 4 में एजुकेशन है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना एजुकेशन की बात है, दूसरे वाले में भी एजुकेशन की बात है, तीसरे में कृषि की
और फोर्थ में टेक्नोलॉजी की बात है, तो ये इससे मेल नहीं खाते। तो पहला दूसरा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो आपको मालूम है कि संपत्ति वाली नहीं दी गई है जिसे 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, हटा दिया गया था, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कथन कारण दिया गया है। कथन में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। यहाँ दिया है नहीं कर सकता, जो कि गलत है, कर सकता है। राष्ट्रपति के हाथ में पावर है, वो सब दे सकता है 2 राज्यों की भी कमान। और कारण दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है। तो ए गलत, आर सही, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है। पहला है विधि के समक्ष समानता, नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, बिल्कुल सही है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है, बिल्कुल सही है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति है, बिल्कुल सही है। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति है, सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मेल करना है। भारत की संचित नीति 266 अनुच्छेद 266 में, वित्त आयोग 280 में होता है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है आपका आर्टिकल 23 और 24 में, जिसमें मानव देह व्यापार, बलाश्रम, कारखानों और खदानों का मजदूरी में निषेध है। तो 2 और 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जबकि अस्पृश्यता वाला दिया गया अनुच्छेद 17 में और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित समूह में से किसमें केवल आगत उपकरण डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करते हैं, मतलब डाटा इनपुट, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए। तो कौन कौन से हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। 105 का हो जाएगा सी और 106 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 107 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 108 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 109 का हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल एक सही है इसमें, क्योंकि ये करंट का है, ये जकार्ता में नहीं हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 FWD 200B। तो ये इसके दोनों ही सही हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 111 के भी दोनों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 112 एक तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज है और एक तरफ उनकी डेट दी गई है, 2024 का करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 सक्सकाम घाटी के संदर्भ में है। देखो सक्सकाम घाटी कहाँ है, ये है गिलगित क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है, गिलगित। और गिलगित क्या है, ट्रांस हिमालयन और काराकोरम वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका भी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 का भी आपको हमारे टेलीग्राम से इसका PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये शुरू हुआ था 1978 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ये 1999। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006, जिसे नरेगा बोलते हैं, जनधन योजना 2014। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पहले आएगा। तो पहला ही आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, पहला दिया है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी सही है। जेम्स कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये सही नहीं है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कारण और कथन दिया गया है। इसमें कहा गया है कथन में राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। हाँ, ये सही है। और कारण है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 भारत के संदर्भ में है। पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, तीसरा बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना। तो इनमें से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया कदम माना जाता है? तो ये तीनों को माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू हुआ था। पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, तो पहला दूसरा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 क्वेश्चन में दिया है कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या सही करता है। 119 का सी इज द राइट आंसर। 120 का इसमें पूछा है वर्ष 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि क्रम के अनुसार बताना, रैंक के अनुसार कि सबसे ज़्यादा किसने भेजी। तो भारत ने सबसे ज़्यादा भेजी होगी, भारत का फर्स्ट पर है, तो भारत का है फर्स्ट पर। तो सी का पहला कौन से पर दिया है? तो सी का पहला बी पर दिया है, ये दिया है, एक ही जगह है, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 121, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यों के दौरान खर्च किया गया पैसे का क्रम है कि सबसे ज़्यादा किसने खर्च किया। तो सबसे ज़्यादा करता है उत्तर प्रदेश, यूपी फर्स्ट, तो बी का पहला यहाँ है, महाराष्ट्र का है सेकंड और ए का दूसरा। बी का पहला और ए का दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थितियों की घोषणा से संबंधित है और आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। पहला एकदम सही है, दूसरा किसी भी समय उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि इसके आधार हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 122 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो 122 का ए आंसर माना है आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, ICT आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई, ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है। कम कहाँ करेगा, बढ़ाएगा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। फोर्थ है ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है, नहीं भी, क्यों बढ़ाएगा इसे? तो दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश, परंपराएं सभी से होती हैं। इन सब से वो अपनी शक्तियाँ और कार्य ग्रहण करता है। 125 में पूछा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। क्या पूछा है? कौन सा एक सही सुमेलित है? निर्वाचन आयोग, आपको पता है निर्वाचन आयोग इसमें होता नहीं, 165 में, वो 324 में होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी 338 में होता है। वित्त आयोग 280 में होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ये 1951 का मामला है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य ये 1965 का मामला है। ये गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का है। और ये तो वर्ल्ड फेमस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। 51, 65, 67, 73, 1, 2, 3, 4 सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, इसमें बताना है कि जो अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो कब कब हुए हैं। तो जैसे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, वो कब हुआ? वो 1976 में हुआ। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 1985 में, दल बदल से संबंधित था। 86 में हुआ है, 86वां संशोधन हुआ है 2002 में, शिक्षा से संबंधित था। और 96वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में, जो उड़िया के स्थान पर ओडिया शब्द को रखा गया था।
तो सही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है ग्रीनविल हॉस्टिल ने। सौदेबाजी संघवाद की संख्या दी है मॉरिस जोन्स ने। अर्ध संघवाद की संख्या दी है केसी वियर ने। और केंद्रीकरण प्रवृत्ति आइवर जेनिंग्स ने। तो ए का 4 एक ही जगह है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, न्याय पंचायत नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे: भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। हाँ बिल्कुल होगा। राज्यसभा के सभापति ये नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति होता है ना राज्यसभा का सभापति, ये नहीं होने का। बाकी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो पहले में जो दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि ये जनवरी में नहीं हुआ था, ये हुआ था 17 मई 1934 में। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है समाजवादी से सहानुभूति के होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल नहीं हुए कभी भी। इसमें तो जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि शामिल थे, पीटी नेहरू नहीं थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, न तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो और इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। कैसे लगाना है इन्हें? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला है अबुल फजल की हत्या। देखो अबुल फजल की जो हत्या हुई थी ये हुई थी 1602। शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी 1593। फैजी की मृत्यु हुई थी 1595। और दनियाल जो अकबर का बेटा था उसकी मृत्यु हुई थी 1605 में। तो सबसे पहले कौन सा? शेख मुबारक। दूसरा, उसके बाद तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा। तो सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो इसकी लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 का ए दिया है हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी जो बुक है वो लिखी है केपी जायसवाल ने। ए का 3rd किसने लिखी है? केपी जायसवाल ने। द वंडर दैट वाज इंडिया। बी का जो है वो है दूसरा, ए.एल. बासम। तो बी का दूसरा। फिर एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये डी कोसाम्बी ने लिखी है। तो सी का पहला एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, कथन कारण दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उनकी शिकायतें केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, पूरी तरह खारिज नहीं किया था, तर्क दिया था उनकी नीतियों के खिलाफ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 136 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 137 का देखो बेल्लो विद्रोह जो हुआ था वो 1806 में हुआ था। 1806 नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी 1800 में। बेरीजली को वापस बुलाया गया था 1805 में। और एंग्ल नेपाली युद्ध हुआ था 1814 में, जो 1816 में संगोली की संधि से समाप्त होता है। तो इसमें पहले कौन सा आएगा? दूसरा, फिर आएगा तीसरा। तो 2, 3 फिर 1, 4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 138। 138 में रिवोल्ट दिए हैं, एक तरफ लीडर दिए हैं कि कौन सा रिवोल्ट किस लीडर से रिलेटेड था। तो पाइका विद्रोह था जगबंधु विद्याधर महापात्र से। तो ए का 4 और ए का 4 एक ही जगह दिया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। पाइका विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1817 में। कब हुआ था? 1817। बरेली विद्रोह हुआ था 1816 में। मालाबार हुआ था 1921।
और सिलहट विद्रोह हुआ था 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, आपको पता ही है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। दूसरा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 5 अप्रैल। फिर है विश्व एथलेटिक्स दिवस, 7 मई। फिर है विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई। अब देखिए, अप्रैल यानी कि दूसरा पहले है 5 अप्रैल, फिर 7, दूसरा पहला यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो ये 2024 के अवार्ड हैं, आप जब पेपर देने जाएं 2025 का तो 2025 के अवार्ड देख के जाएं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 141 विटामिन ए को पता ही है क्या बोलते हैं, अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस। विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप जब एग्जाम देने जाएं तो इनका केमिकल नेम जरूर देख के जाएं कि विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल, बी क्या है, थायमीन, सी क्या है, स्कॉर्बिक, डी क्या है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो ये आप देख के जाएं इनके जो केमिकल नेम है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान में पहला दिया, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया, ये गलत है। दूसरा है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया था, तो ये भी गलत है। तो बी ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है 143, भारतीय संविधान की संवर्धित सूची में शामिल हैं। ये भारतीय संविधान की संवर्धित सूची में ही शामिल हैं। देखो आप जो है संघ सूची भी देख के जाना कितने विषय हैं, संघ सूची और राज्य सूची भी देख के जाना कौन कौन से मुख्य विषय हैं, ये तो सब देख के ही जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, फातिमा बीबी के बारे में है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। ये सही है, वो भारत ही नहीं एशिया की किसी भी न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। और उन्होंने 1997 से 2000 तक केरल राज्य के राज्यपाल, तो केरल राज्य नहीं है, ये राज्य है तमिलनाडु। बस यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल रही थी। तो दूसरा गलत है, पहली महिला मुस्लिम महिला थी, ये सही है। तो पहला तीसरा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 का डी हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपको पता ही है 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें है ग्राम पंचायत, इसमें नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 47 में एक तरफ लेखक दिए गए हैं, एक तरफ पुस्तक दी गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह की एज रही थी उस समय 80 वर्ष के थे। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। मान्यता प्रदान कहाँ प्रदान की थी, ये गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इतसिंह 671 से 695 के बीच की घटना है। अलबरूनी ये 11वीं शताब्दी में आया महमूद गजनवी के साथ। वेनसांग 629 और 644-45 तक रहा, हर्षवर्धन के समय आया। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया। अब आप देख लीजिए सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले आया फाहियान, तो बी, फोर्थ वाला कहाँ है, बी में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 150वां क्वेश्चन है और उसमें कथन और कारण दिया गया है। बलवन जो गुलाम वंश का शासक रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन है कि बलवन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और अब संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया है, बिल्कुल सही है। कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था, हाँ ये भी सही है, वो सुरक्षित तो करना चाहता था, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने सारी शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था। तो लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी
इसका राइट हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए इसने एक नीति चलाई थी, रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति चलाने वाला कौन था? बलवंत। तो इस प्रकार ये यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का पेपर 1 का एनालिसिस था। आप इसे एक बार देख कर जाएं। धन्यवाद।